हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 के जीव विज्ञान का दूसरा भाग या दूसरा पाठ शुरू करेंगे, जिसका नाम है श्वसन। क्योंकि जीव विज्ञान की पहली इकाई है जैव प्रक्रम, तो जैव प्रक्रम का पहला भाग था पोषण, जिसका अध्ययन हम कर चुके हैं। अब ये दूसरा भाग है श्वसन, तो इसके बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं श्वसन है कैसे, अंग्रेजी में कहते हैं रेस्पायरेशन। तो प्रश्न ये है कि श्वसन क्या है। अगर किसी से पूछे तो अधिकतर लोग यही बोलेंगे कि जब हम ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करते हैं और बदले में कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालते हैं, यानी कि गैसीय विनिमय करते हैं, इसी प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। जबकि ये सही नहीं है, या फिर कहते हैं कि अधूरी है। तो सही बात क्या है, उसे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो हमारे पास दो शब्द हैं, एक है श्वसन और एक होता है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास, तो श्वसन को अंग्रेजी में कहते हैं रेस्पायरेशन, जैसा कि लिखा गया है, और श्वासोच्छ्वास को अंग्रेजी में कहते हैं ब्रीदिंग, मतलब सांस लेना। तो सांस लेना अलग बात है और श्वसन करना अलग बात है। इन दोनों में अंतर है, और वो क्या अंतर है उसे हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं श्वासोच्छ्वास की। तो सीधे से बोलेंगे कि नाक से ऑक्सीजन गैस को ग्रहण करना और बदले में फेफड़ों से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल देना, यानी कि शरीर में गैसीय विनिमय का होना, गैसों की अदला बदली का होना, यही श्वासोच्छ्वास या सांस लेना कहलाता है। तो हम लोग नाक से सांस लेते हैं, पर नाक से श्वसन नहीं होता है। तो सांस लेने के लिए नाक है, लेकिन श्वसन के लिए हमारे शरीर में जो मुख्य अंग है वो है फेफड़ा। तो शरीर में दो फेफड़े होते हैं, फेफड़ा उर्दू में बोलते हैं, अंग्रेजी में लंग कहते हैं और हिंदी में कहते हैं फुफ्फुस। तो इन्हीं बातों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो श्वासोच्छ्वास तो क्लियर हो गई कि गैसों की अदला बदली श्वासोच्छ्वास है। अब बात करते हैं श्वसन। तो श्वसन क्या है? तो श्वसन में भी गैसीय विनिमय होता है, यानी गैसीय विनिमय दोनों में होता है। यहाँ भी वही बात है कि ऑक्सीजन जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड वापस आती है, लेकिन इसके साथ साथ हमारे शरीर में एक बार श्वसन से 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो जब ऊर्जा भी बनती है गैसीय विनिमय के साथ साथ, तो उसे हम श्वसन कहते हैं। यानी कि सिर्फ गैसीय विनिमय सांस लेना या श्वासोच्छ्वास है, लेकिन यदि गैसीय विनिमय के साथ साथ ऊर्जा भी बने तो वो श्वसन है। इससे पिछले लेसन में हमने उपापचय बताया, और उपापचय में दो प्रक्रियाएं बताई थी। एक बताई थी उपचय क्रिया, एक बताई थी अपचय क्रिया। तो उपचयी तो पहले पढ़ चुके हैं। पोषण में उपचय हुआ जिसमें ग्लूकोज का निर्माण हुआ, यानी जब छोटे छोटे अणुओं से बड़ा अणु बने तो उपचय होता है, लेकिन जब बड़ा अणु छोटे अणुओं में टूट जाए तो अपचय होता है। तो जो इससे पहले हम प्रकाश संश्लेषण पढ़े हैं वो उपचयी अभिक्रिया थी, लेकिन जो श्वसन है ये अपचयी अभिक्रिया है, यानी कैटाबोलिक रिएक्शन है, जहाँ पे हमारे द्वारा खाया गया ग्लूकोज टूटेगा। तो इनके बारे में बात करते हैं। जैसे कि पहले एक सिंपल वे में बता देते हैं। ये सिंपल सी बात है, नाक इसी को नासिका कहते हैं। अब नाक से ऑक्सीजन आई, ऑक्सीजन गैस आ गई, O2 आ गई। अब ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंची? फेफड़ों में। अब फेफड़ों में मौजूद है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यहाँ तो ये गई है फेफड़ों से, क्या है जो फेफड़ों की कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ये गैस वापस नाक के जरिए निकल गई, कुछ मुंह के जरिए भी निकल जाती है। तो ये तो गैसीय विनिमय हो रहा कि ऑक्सीजन जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ रही है। अब बात करते हैं श्वसन कैसे हो रहा है। तो फेफड़ों में जब पहुंचती है गैस, तो फेफड़ों में होती है वायु कूपिकाएं, जहां पे ऑक्सीजन भर जाती है। उसके बाद फेफड़ों में आता है
रक्त, ये हम अगले पाठ परिसंचरण और परिवहन में पढ़ेंगे कि रक्त फेफड़ों में आता है, क्योंकि रक्त फेफड़ों में शुद्ध होता है। शुद्ध होने का मतलब हमारे शरीर में शिराओं में जो रक्त आता है वो अशुद्ध होता है, जब फेफड़ों में आता है तो फेफड़ों की ऑक्सीजन में मिलकर शुद्ध हो जाता है, क्योंकि अशुद्ध रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और शुद्ध रक्त में ऑक्सीजन होती है। तो फेफड़ों के अंदर गैसों की अदला बदली होती है, जिससे रक्त अपनी अशुद्धि यानी कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में छोड़ जाता है और बदले में ऑक्सीजन जो कि शुद्ध मैटर है उसको लेकर निकल लेता है। तो फेफड़ों में जब आता है रक्त, तो ये रक्त पहुंचता है कोशिका में, और कोशिका के अंदर होती है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो क्या होता है कि जब नाक से वायु अंदर जाती है तो अंदर जाकर वो फेफड़ों में पहुंचती है, फिर फेफड़ों में जो रक्त आया है उस रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले ली जाती है, बदले में ऑक्सीजन दे दी जाती है। अब ये ऑक्सीजन रक्त के जरिए गई कोशिका में और कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंची, और माइटोकॉन्ड्रिया में ही ऊर्जा का निर्माण होता है। अब ऊर्जा बन गई, अब ये हो गया एक प्रकार से श्वसन। इसी श्वसन को कहते हैं कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पायरेशन। तो श्वसन जो होता है कोशिकीय श्वसन होता है, क्योंकि श्वसन कोशिका में होता है। ये बातें क्लियर हो गई कि जो श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया है वो तो सिर्फ फेफड़ों तक है, ऑक्सीजन गई कार्बन डाइऑक्साइड लौट आए, लेकिन जो श्वसन की प्रक्रिया है वो आगे तक जाती है फेफड़ों से, फिर रक्त के माध्यम से वो कोशिका में पहुंचती है और कोशिका की माइटोकॉन्ड्रिया में पहुंचती है। अब इनके अगर हम नाम की बात करें तो जो ये नाक से फेफड़ों तक का रास्ता है, ये रास्ता, इस इतने रास्ते को हम कहेंगे बाह्य श्वसन, बाहरी श्वसन हुआ। और इसके आगे की जो कहानी हुई यह है अंतः श्वसन या आंतरिक श्वसन। अंतः श्वसन, तो अगर हम श्वसन की बात करें तो श्वसन जो होता है, बाह्य श्वसन और अंतः श्वसन जब आपस में मिल जाते हैं तो उस पूर्ण प्रक्रिया को हम श्वसन या कोशिकीय श्वसन कहते हैं। सिर्फ बाह्य श्वसन श्वासोच्छ्वास है, लेकिन यदि बाह्य श्वसन के साथ साथ अंतः श्वसन भी मिल जाए तो वही है श्वसन। तो बाह्य श्वसन में गैसीय विनिमय और अंतः श्वसन में गैसीय विनिमय के साथ साथ ऊर्जा का निर्माण। तो ये बातें क्लियर हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम श्वसन के प्रकार की बात करते हैं। जैसे कि हमने मान लिया कि जो श्वसन की प्रक्रिया है, श्वसन की प्रक्रिया में अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन होता है, लेकिन पहले श्वसन के प्रकार देखते हैं। तो श्वसन दो प्रकार का होता है, एक होता है वायवीय श्वसन, वायवीय या आक्सीय श्वसन, यानी एरोबिक रेस्पिरेशन। दूसरा अवायवीय या अनाक्सीय श्वसन। अब इनके नाम से ही पूरी बात क्लियर है। वायवीय यानी श्वसन की वह प्रक्रिया जहां पर वायु की आवश्यकता हो वो वायवीय श्वसन कहलाता है, या फिर दूसरा नाम है आक्सीय श्वसन, क्योंकि वायु में जो मुख्य वायु का घटक माना गया है वो ऑक्सीजन माना गया है। हाँ, पहले वायु की बात कर लेते हैं। जैसे वायु होती है, वायुमंडल में जो वायु है उसमें लगभग 78% नाइट्रोजन गैस होती है और लगभग 21% ऑक्सीजन गैस होती है, लगभग 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, इसके अलावा अन्य गैसें होती है। तो हमें सिर्फ जरूरत होती है ऑक्सीजन की। तो जब हम सांस लेते हैं तो हम कहते हैं ऑक्सीजन गई, सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं जाती है, हमारी नाक से पूरी वायु जाती है। वायु अलग चीज है, ऑक्सीजन अलग चीज है, क्योंकि वायु में बहुत सारी गैसें होती हैं। जो वायुमंडल में वायु है वो कई सारी गैसों का मिश्रण है, उसमें सबसे अधिक मात्रा नाइट्रोजन गैस की होती है और ऑक्सीजन तो सिर्फ ऑक्सीजन है।
तो जब हमारे नाक के जरिए, नाक के रास्ते से वायु अंदर जाती है, तो अंदर जाने के बाद दोनों देखिए, ये तो हो गया जाने का। अब वापस आती है तो दोनों में अंतर क्या है? जो नाइट्रोजन गैस है ये 78% जाती है और वापस 78% चली आती है, लेकिन ऑक्सीजन गैस जाती तो 21% है, लेकिन लौटती है सिर्फ 17%। बीच में 4% ऑक्सीजन गैस का घोटाला होता है। ये घोटाला इसलिए होता है ताकि हमारा कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया पूर्ण हो सके, क्योंकि कोशिकीय श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए। अब हवा गई अंदर और जाके लौट आई, तो काम कहाँ से हुआ? अब काम के लिए उसका कुछ मैटर अंदर होना चाहिए। तो जब 21% ऑक्सीजन जाती है, उसमें से 17% तो लौट आती है गैसीय विनिमय के साथ। जो 4% होती है, यही रक्त के माध्यम से कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में जाती है। और दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। जाता कितना है? 0.03%, लेकिन निकलता है लगभग 4.4%, यानी 4% से भी हल्का ज्यादा। यानी ये कह सकते हैं लगभग में ऑक्सीजन जितनी जा रही है, जितनी वहां पर रुक रही है, कार्बन डाइऑक्साइड लगभग उतनी है, उससे हल्का से ज्यादा वापस आ रही है। तो ये बात याद रखेंगे, ऑक्सीजन 21% जाती है तो 17% लौटती है वापस, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% जाती है तो 4.4% लौटती है। और ये जो सिस्टम है ये गैसीय विनिमय के अंतर्गत होता है। अब हम बात करते हैं वायवीय अवायवीय की। तो जो वायवीय श्वसन है, इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, यानी कि इसमें अगर बात करें अंतर की, तो फर्स्ट अंतर ये हो जाता है कि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, इसमें ऑक्सीजन एब्सेंट होगा। यानी कि श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन उपस्थित होता है वायवीय श्वसन कहलाता है। श्वसन की वह प्रक्रिया जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होता है अवायवीय श्वसन कहलाता है। पहली बात हो गई। अब दूसरी बात करते हैं कि वायवीय श्वसन में कितने कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो वायवीय श्वसन में कुल 673 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है, जबकि अवायवीय श्वसन में सिर्फ 21 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इतना अंतर होता है। तीसरी बात, क्योंकि हमने क्या बताया कि एक अपचयी क्रिया है जिसमें ग्लूकोज टूटता है, तो ग्लूकोज जब टूटता है तो कितना परसेंट यूज होता है? तो वायवीय श्वसन में लगभग 90% ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है, लगभग 90% ग्लूकोज टूटता है। और जबकि अवायवीय श्वसन में सिर्फ लगभग 10% के आसपास ही ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है। ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, लगभग 10% ग्लूकोज का ऑक्सीकरण। तो ये इनकी मुख्य बातें हैं, इसमें ऑक्सीजन चाहिए, इसमें नहीं चाहिए। इसमें अधिक मात्रा में कैलोरी मिलती है, इसमें कम मात्रा में कैलोरी मिलती है। और इसमें ग्लूकोज का दहन 90% होता है, इसमें 10% होता है। अब जैसे हम उदाहरण की बात करें, तो जो वायवीय श्वसन है ये हम लोगों में होता है, यानी कि मानव में होता है। और अवायवीय श्वसन जो होता है ये किण्वन प्रक्रिया में होता है, यानी यीस्ट में होता है। तो ये है वायवीय और अवायवीय श्वसन। अब इसमें एक बात और कर लेते हैं, इनकी अभिक्रिया की बात करें। तो अभिक्रिया के लिए जगह देखना पड़ेगा, हो जाएगा इतने में, जस्ट नहीं मिटा देते हैं इसको, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। अब जो वायवीय श्वसन है ये कैसे होता है? तो वायवीय श्वसन, अब जो वायवीय श्वसन है, वायवीय श्वसन में ऑक्सीजन चाहिए, तो हम खाते क्या है? ग्लूकोज खाते हैं। तो जो ग्लूकोज है C6H12O6, ये ग्लूकोज, इसके साथ में ऑक्सीजन के 6 अणु लेते हैं, फिर इसका अब ऑक्सीकरण होगा। अब ऑक्सीकरण होने के बाद क्या क्या बनता है? तो हमारे शरीर में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल का निर्माण होता है। तो जितनी ऑक्सीजन हम लेते हैं उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, यानी कि अगर 6O2 लिया मतलब यहाँ पे 6CO2 का निर्माण होगा। तो 6 कार्बन तो यहाँ से निकल गए, 6O2 है ही, अब बचा क्या? 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन, यानी कि
कितना हो रहा है, 6 दूना 12, तो 6H2O, और साथ में ऊष्मा भी निर्गत होती है, यानी कि जो ऊर्जा निकलती 673 कैलोरी, ऊष्मा कहें या ऊर्जा कहें, 73 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो ये वायवीय श्वसन की एक क्रिया है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकरण होकर 6 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बन रहे हैं, साथ में 6 अणु जल के बन रहे हैं, और साथ में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण हो रहा है। अब बात करते हैं अवायवीय की। तो अवायवीय जो है, चलिए अवायवीय, तो अवायवीय में ग्लूकोज तो रहेगा ही, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीकरण, तो ग्लूकोज का यहाँ पे ऑक्सीकरण होता, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होता है, तो बिना ऑक्सीजन की क्रिया होती है, तो किण्वन में होता है। और बिना ऑक्सीजन देखिए क्या क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बनना ही बनना है, क्योंकि अगर ये नहीं बना तो श्वसन का कोई मतलब ही नहीं। तो कार्बन के 6 अणु जिसमें से 2 ये बन गया, क्योंकि 2 कार्बन और ऑक्सीजन कितना है, 6 है, तो 2 दूनी 4, अब बचा 2 ऑक्सीजन, और इसके साथ में क्या बच रहा है, हाइड्रोजन भी बच रहा है और कार्बन भी बच रहा है, तो साथ में बना क्या, कार्बन 2 है तो C2, हाइड्रोजन कितना है 12 है, तो यहाँ पे C2H5OH बैलेंस रिएक्शन है, कार्बन 2, हाइड्रोजन 5 1 6, गड़बड़ हो रही नहीं, हाँ सही, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, अब सही, क्योंकि कार्बन 2 है, यहाँ पे 2 दूनी 4, तो 4 कार्बन, 5 1 6, 6 दूनी 12 हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन 6 है, तो 2 दूनी 4 ये, और 2 6, और साथ में 21 किलो कैलोरी ऊर्जा। तो ये अवायवीय श्वसन है जिसमें ग्लूकोज जब टूट रहा है तो 2 अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बन रहे हैं, 2 अणु एथिल अल्कोहल के बन रहे हैं, और साथ में 21 किलो कैलोरी ऊर्जा का निर्माण हुआ। तो ये वायवीय और अवायवीय श्वसन के मध्य में अंतर है। और बाकी ऊर्जा की बात करते हैं तो मालिक ऊष्मा हो गई, तो ऊर्जा याद रखेंगे कि वायवीय में बनती है 38 एटीपी ऊर्जा, जबकि अवायवीय में सिर्फ 2 एटीपी ऊर्जा ही बनती है। तो हमें ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता है तो हमारे अंदर ज्यादा ऊर्जा बनती है। तो ये जो वायवीय और अवायवीय हो गए हैं, ये श्वसन के प्रकार हैं। अब हम इसके बाद आगे की बात करते हैं, क्योंकि हम बात ये करेंगे कि हमारे शरीर में श्वसन के लिए कौन सा अंग होता है, श्वसन होता कैसे है। हाँ, इससे पहले कुछ बातों का जानना जरूरी है। जैसे हमने बताया कि हमारे शरीर में श्वसन के दौरान, यानी एक बार श्वसन के दौरान कुल 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इसे जान लें कि एटीपी है क्या, एटीपी। इसके अलावा यहाँ पे ऊर्जा के 2 रूप और होते हैं, एक होता है NADH2, एक होता है FADH2। अब इनके पीछे कहानी समझ लीजिए कि हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है, ऊर्जा 2 रूप में बनती है, डायरेक्ट ऊर्जा, इनडायरेक्ट ऊर्जा, यानी कि प्रत्यक्ष ऊर्जा, परोक्ष ऊर्जा। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, जैसे कि कोई आपको पैसा दे, यानी कि हार्ड कैश दे दे, तो वो डायरेक्ट ऊर्जा हो, यानी कि डायरेक्ट धन है। लेकिन वो हार्ड कैश की बजाय आपको चेक दे, तो डायरेक्ट कैश से तो आप डायरेक्टली सामान खरीद सकते हैं, पर अगर चेक मिला है तो पहले चेक को बैंक में लेकर जाएंगे, फिर उसको कैश में कन्वर्ट करेंगे, तब जाके सामान लेंगे। तो वैसे ही यहाँ पे होता है, जो एटीपी होती है ये डायरेक्ट एनर्जी है, डायरेक्ट ऊर्जा है, जबकि NADH2 और FADH2 ये इनडायरेक्ट ऊर्जा है, यानी इसमें मेन मैटर है NAD और FAD, ये तो हाइड्रोजन जुड़ा हुआ। तो पहले तो इनके हम बारे में जान लेते हैं कि एटीपी, NAD और FAD इनका फुल फॉर्म क्या होता है। एटीपी का होता है ए से एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, क्योंकि जो एटीपी होती है इसे ऊर्जा का सिक्का कहते हैं, यानी हमारे शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो इसी रूप में बनती है। जैसे हम हमारा जो इंडिया में जो पैसा है वो करेंसी के रूप में होता है, जो वैसे ही यहाँ सिस्टम है कि एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एटीपी जो है ये ऊर्जा का सिक्का है। ये तो हो गई डायरेक्ट ऊर्जा। अब इनडायरेक्ट में क्या है,
एन से निकोटिनेमाइड, ए से एडिनिन, डी से डाई न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड। अब बात करते हैं एफ की। एफ से फ्लेविन, ए से एडिनिन, डी से डाई न्यूक्लियोटाइड। तो तीन। तो ये हमारी डायरेक्ट ऊर्जा होती है और ये इनडायरेक्ट ऊर्जा होती है। लेकिन हमने क्या बताया कि डायरेक्ट ऊर्जा होती है, मतलब हमें जो ऊर्जा चाहिए डायरेक्ट ही चाहिए, इनडायरेक्ट से मतलब है नहीं। तो अब इनडायरेक्ट को अगर हम डायरेक्ट में कन्वर्ट करें तो ऊर्जा किस प्रकार से मिलेगी ये जानना है, क्योंकि एटीपी एटीपी है। अब जो NADH2 है, एक NADH2 में 3 ATP ऊर्जा होती है, यानी इसको जब हम कन्वर्ट करेंगे तो 3 ATP ऊर्जा प्राप्त होगी, जबकि FADH2 में 2 ATP ऊर्जा होती है। तो अगर हम चाहते हैं कि NADH2 को हम ATP के रूप में प्राप्त करें तो 3 ATP ऊर्जा, FADH2 से 2 ATP ऊर्जा। बाकी ऊर्जा कैसे मिलेंगी, अभी जब हम कोशिकीय श्वसन की प्रक्रिया को पढ़ेंगे तो वहां पर इन बातों को कवर किया जाएगा। तो ये तो यहाँ पे ऊर्जा के सिक्कों की बात कर ली। अब इसके बाद इसमें हमने ये तो जान लिया कि हम जैसे मानव हैं। अब मनुष्य में जो श्वसन के अंग है, श्वसन के अंग जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं, श्वसन अंग या श्वसनांग, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। तो हम मनुष्य हैं, मनुष्य का जानते हैं कि जो मनुष्य हो गए। अब मनुष्य में श्वसन के लिए होते हैं फेफड़े या फिर कहते हैं फुफ्फुस। अब बात आती है पौधों की, क्योंकि पौधों को हमें पढ़ना है। तो जो पौधे होते हैं पादप होते हैं, उनमें श्वसन का अंग होते हैं स्टोमेटा यानी पर्णरंध्र, स्टोमेटा या पर्णरंध्र, ये पौधों में होते हैं। इसके अलावा अन्य जीवों की बात करें जैसे कि कीट यानी कीड़े, कीट या कीड़े जो भी बोलते हैं। अब कीड़ों में जो श्वसन के लिए अंग होता है वो श्वास नाल होती है, जबकि हमारे में श्वास नाल होती है, लेकिन श्वास नाल से फिर फेफड़े जुड़े होते हैं। तो हमारे में श्वसन फेफड़ों में होता है, लेकिन कीड़ों में श्वसन श्वास नाल में ही हो जाता है, फेफड़ों की कोई श्वसन नहीं होती है। और जैसे बात करते हैं मछलियां, तो मछलियां जो हैं, अब मछलियों में श्वसन होता है क्लोम से, क्लोम जिन्हें गील कहते हैं या फिर गलफड़ा कहते हैं, तो इनसे श्वसन होता है। और अगर हम मेंढक की बात करें तो मेंढक बड़ा ही अजीब जीव है, इसमें श्वसन के 3 तरीके होते हैं। मेंढक जब छोटा बच्चा होता है, टेडपोल बोलते हैं, यानी जब लार्वा होता है मेंढक, तो लार्वा के समय मेंढक क्लोम द्वारा यानी इन्हीं गलफड़ों द्वारा सांस लेता है। लेकिन जब मेंढक वयस्क यानी जवान हो जाता है, वयस्क हो जाता है, तो जल में वो सांस लेता है त्वचा के द्वारा। लेकिन जब मेंढक जमीन पर आ जाता है, भूमि पर, तब वो सांस लेता है फेफड़ों के द्वारा। तो मेंढक में बात याद रखेंगे कि मेंढक जब लार्वा होता है तो मेंढक का टेडपोल लार्वा क्लोम के द्वारा सांस लेता है। वयस्क मेंढक जल में जब होता है तो वो त्वचा से सांस लेता है। लेकिन वही जब भूमि पर आ जाता है, क्योंकि मेंढक एक उभयचर प्राणी है जो जमीन पर भी रहता है और पानी में भी रहता है, तो पानी में तो श्वसन कर रहा है त्वचा से और जमीन पर कर रहा है फेफड़ों से। तो ये श्वसन के अंग हैं। तो इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया कि श्वसन क्या है, श्वासोच्छ्वास क्या है, और फिर ऊर्जा के सिक्के क्या है, श्वसनांग। और इसमें हमने श्वसन प्रक्रिया की जो बात की, ये श्वसन जो होता है, श्वसन में 2 स्टेप होते हैं। एक इसमें होता है बाह्य श्वसन और एक होता है अंतः श्वसन। ये तो श्वसन की प्रक्रिया की बात आ गई। लेकिन श्वसन में जो प्रक्रिया है, इनको एक और नाम जाना जाता है श्वसन में ही, एक होता है अंतः श्वसन।
इस प्रक्रिया के अंतर्गत ये भी आते हैं। एक आता है बाह्य श्वसन, बाहरी श्वसन। अब ये क्या है? अंतः श्वसन, यानी जब ऑक्सीजन नाक से फेफड़ों में पहुंची तो ये हुआ अंतः श्वसन, क्योंकि ऑक्सीजन गैस अंदर पहुंच गई। अब बाह्य श्वसन की बात करते हैं। जब फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये तो ऑक्सीजन है, फेफड़ों से कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस नाक के जरिए बाहर निकल गई, ये होता है बाह्य श्वसन। वही नाम ले लीजिए, ये नाम है निःश्वसन, निःश्वसन वही नाम यहाँ पे आ गया था, निःश्वसन और निःश्वसन ये नाम। जो कहते हैं इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन। तो निःश्वसन जो होता है, जब नाक से ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर आती है तो फेफड़े फूल जाते हैं, तो हुआ निःश्वसन। और जब फेफड़े पिचकते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वापस नाक से बाहर निकल जाती है, तो होता है निःश्वसन। तो सिर्फ अंतर है आहा का। तो ये जो प्रक्रिया है, असल में ये दोनों प्रक्रियाएं जो निःश्वसन निःश्वसन है, ये मिलाकर बाह्य श्वसन होता है। ये समझे रहेंगे, इस बार समझे कह सकते हैं कि जो हमारा बाह्य श्वसन है, बाह्य श्वसन के ही प्रकार है, निःश्वसन और निःश्वसन। तो जब ऑक्सीजन अंदर आती है निःश्वसन और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है तो निःश्वसन, और ये हो गया बाह्य श्वसन। लेकिन जब ये बाह्य श्वसन के आगे प्रक्रिया बढ़ती है, यानी माइटोकॉन्ड्रिया तक जाती है, ऊर्जा बन जाती है, तो अंतः श्वसन होता है, और सबको मिला के कहते हैं कोशिकीय श्वसन। तो इस वीडियो में सारे टॉपिक हो गए। अब हम अगले वीडियो में मानव के श्वसन तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, और ये पढ़ेंगे कि मानव में श्वसन की मुख्य प्रक्रिया क्या है, किस प्रकार से मानव की माइटोकॉन्ड्रिया में अड़ती से छिपी ऊर्जा का निर्माण होता है। तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, अगला टॉपिक अगले वीडियो में।